CBSE क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065 और टॉपिक है एमर्जिंग ट्रेंड्स। एमर्जिंग ट्रेंड्स में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी हमें पता चलेगा, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती हैं, क्योंकि अब तक हम उन चीज़ों के बारे में सुनते आए हैं, हमने वर्ड्स बहुत बार सुने हैं, उनके कुछ एप्लीकेशंस देखे हैं, उनको थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का मौका आज हमको इस चैप्टर में मिलने वाला है। शुरू करते हैं। एमर्जिंग ट्रेंड्स का जो इंट्रोडक्शन है, एमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड एमंग यूजर्स। कई टेक्नोलॉजीज आई, आके चली गई। कुछ टेक्नोलॉजीज आई, पॉपुलर हुई, विद इन द टाइम यूजर्स के बीच में बहुत पॉपुलर हुई और कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे पास आउट हो गई। तो ट्रेंड्स यानी चीजें बदलती गई, जो यूजर्स के बीच में बहुत ज्यादा चली, पॉपुलर हुई, ऐसे सारी की सारी टेक्नोलॉजी को एमर्जिंग ट्रेंड्स में काउंट किया है। और इस पूरे टॉपिक के अंदर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस एमर्जिंग ट्रेंड्स ने कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के, बिजनेस पार्ट को लेकर के और यूथ को लेकर के कितना चेंजेस उसने किया है। एमर्जिंग ट्रेंड्स में एक बहुत पॉपुलर जो सर्विस है, जिसे हम आजकल बहुत ज़्यादा फेमस देखते हैं यूट्यूब पे, अगर आप कोई वीडियोस देखते हैं तो उससे पहले भी आपको एड्स मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा वर्ड हो गया है, या इसे कह लीजिए कि आज की डेट में ये 2-3 वर्ड ऐसे हैं, आगे अभी इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं, जो इतने ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं और पूरा मार्केट जो है सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जितना भी है, सब इसने एक्वायर किया हुआ है। एआई एआई एआई, मुझे अपने बच्चे को एआई कराना है, एआई कैसे होगा, एआई के लिए ये क्लासेस कैसे होंगी। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस के एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंटेशन में स्लाइड बाय स्लाइड के टॉपिक पे लिखे हुए हैं कि आप जैसे देखते हैं कि सिंपल अपने गूगल मैप के ऊपर आप लोकेशंस देख पाते हैं, तो ये एक नॉर्मल सर्विस है। लेकिन बेस्ट रूट कौन सा होगा, कहाँ पर ट्रैफिक मिलने वाला है, कहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक से बच के आपको कौन सी लोकेशन पर जाना चाहिए, तो ये रिकॉग्निशन करना, ये काम एआई का है। ऑन अपलोडिंग अ फोटो ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, जब आप देखते हैं कि आपकी फोटोज किसी फेसबुक वगैरह पर डलती है तो ऑटोमेटिकली आपको टैग का ऑप्शन मिलता है कि ये फोटो आपसे मैच करती है। इट मीन्स सोशल मीडिया आपके फोटो को आइडेंटिफाई कर पा रही है और वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये जो फोटो आपको किसी ने भी डाली है ये आपसे मैच करती है। द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट, जितने भी ये सीरी हैं, गूगल है या कोर्टाना है, अलेक्सा है, ये सब एआई के पावर्ड हैं, क्योंकि इनके अंदर जब हम इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये हमें एप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडेवर्स टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इनटू मशीन्स। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज का आकलन लगाता है, हम किसी चीज के बारे में आइडिया लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जो है मशीन इस तरीके से आइडिया ले सके और उसके बाद में वो कुछ काम कर सके, ये एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। An intelligent machine is supposed to intimate some of the cognitive functions of humans like learning, decision making and problem solving. जैसे हमें पता है कि हम किसी रोड से जा रहे हैं और सामने एक गड्ढा है, तो हम गड्ढे से बचकर चलेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब तक अगर हम बात करें नॉर्मल सिस्टम की, हमने कोई चीज प्रोग्राम की तो वो गड्ढा है तो वो उसमें गिरेगी, क्योंकि उसको प्रोग्राम नहीं किया गया कि रास्ते में गड्ढा आएगा तो उससे भी बचना है। अब गड्ढा आया, गिरे, हमें गिरना नहीं है, इसके लिए भी मशीन को सिखाना, इसके लिए भी मशीन्स को लेवल पे उसको लर्निंग कराना और तब जाके उसका यूज करना, ये एआई का पार्ट आता है। एआई सिस्टम कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जो भी मैं लाइन कह रहा था कि गड्ढे में गिरे, तो गड्ढे में गिरे भी, उससे एक्सपीरियंस भी ले और बाद में वो गलती ना दोहराए, ये एआई सिस्टम का मेन फंक्शन है, मेन फीचर है। एआई सिस्टम कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स टू मेक न्यू डिसीजंस। फिर वो अपने नए डिसीजन भी ले सके। एक प्रोग्राम क्या होता है, जैसे आप बनाते हैं, जैसे आपने गाइड किया, आपने लिख दिया कि वो यहां से चले यहां तक जाएगा, लेकिन एआई में क्या है, आपके बने बनाए प्रोग्राम के अंदर भी वो चेंजेस कर पाए, डिसीजन ले पाए। मशीन ऑटोमेशन क्या हुआ कि एक जो आपने प्रोग्रामिंग की, एक तो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है कंटेंट, एक वो अपने अकॉर्डिंग भी खुद अपने एक्सपीरियंसेस से, डेटा से सीख रहा है और आपको फिर कोई ना कोई आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो ये एआई को लेकर के कुछ ब्रीफ है।
एआई का ही एक सब पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज अ सबसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर इन अ कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग. तो मशीन लर्निंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी पीछे एआई की डेफिनेशंस में कि पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करना, मशीन के सीखने का तरीका. इट कंप्राइजेज एल्गोरिदम्स. तो यहाँ पर आप एल्गो डिजाइन करते हैं दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रिडिक्शंस. और आप उसे सिखाते हैं मशीन को कि जैसे हम घर में छोटा बच्चा होता है उसे हम चीज़ों को बताते हैं कि बेटा ये चीज़ है, बेटा ये चीज़ है, आप इसको, फिर वो बच्चा छोटा छोटा धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है. तो इस तरीके से मशीन्स को भी सिखाना, उसके लिए क्या एल्गोरिदम लिखी जा सकती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर मशीन लर्निंग में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं. दे आर यूज टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा. तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है डेटा बहुत सारा लगेगा. जैसे हम किसी बच्चे को एक बार मैंगो की इमेज दिखाएं जिसने पहले कभी नहीं देखी, तो वो पहली बार में उसे नहीं समझेगा. लेकिन दूसरी बार फिर हम उसी इमेज को दिखाएं, फिर दिखाएं, फिर दिखाएं, फिर कुछ अलग अलग तरीके के मैंगोज हम बच्चे को दिखाएं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, फिर वो मैंगो आप किसी भी तरीके का लाके रखिए तो वो उसको पहचान लेगा कि ये मैंगो है. तो जस्ट लाइक मशीन को भी ऐसे ही सिखाना, मशीन को सिखाने के लिए क्या एल्गो लिखना, ये सारा कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग का है और ये एआई का एक छोटा सा पार्ट है. फिर आते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये भी एआई का ही एक सब सिस्टम है, एनएलपी जिसे हम कहते हैं. द प्रेडिक्टिव टाइपिंग फीचर्स ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प्स अस बाय सजेस्टिंग. जैसे आप गूगल पे लिखते हैं, आप गूगल पे कुछ लिखना टाइप करना शुरू कीजिए तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली वो आपको बताएगा कि भाई आप शायद ये सर्च करना चाह रहे हैं. लाइक जैसे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में करते हैं. इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज. और ऐसे ही आप जब बोलते हैं तो गूगल असिस्टेंट है या कोई भी है जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो आपकी आवाज को पहचान के कंट्रोल हो रही है डिवाइस. तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिसे एनएलपी कहते हैं. एन एनएलपी सिस्टम कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच. कुछ लिखा हुआ है उसको स्पीच में कन्वर्ट करके पढ़ना, कुछ स्पीच है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना. जैसे आप गूगल डॉक्स का यूज कीजिए, अभी जैसे मैं जितना बोल रहा हूं वो एज इट इज हिंदी में टाइप होता चला जाएगा. ये सब किसके बिहाफ पे हो पा रहा है, एनएलपी के थ्रू. तो एमर्जिंग एप्लीकेशंस एरियाज हैं बहुत सारे. ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज सेंटर बनने वाले हैं. बहुत जगह ऐसा हो भी रहा है, प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं कि कई जगह पर जब जैसे कोविड का इशू चल रहा है और आपको मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, आपको पूछना है कि भाई ये ट्रेन कब जाएगी, तो पहले इंक्वायरी काउंटर पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी. फिर इंटरनेट की फैसिलिटी आई तो आपने इंटरनेट पे देखना शुरू किया. अब मान लीजिए इंटरनेट की फैसिलिटी से भी आगे बढ़ गए तो एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम रेडी हुआ जो आपको रिप्लाई भी करेगा, आपसे बात भी करेगा. तो ये सब एनएलपी की हेल्प से हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एमर्जिंग ट्रेंड्स में आगे बढ़ते हैं. इमर्सिव एक्सपीरियंसेस. तो 3D वीडियोग्राफी, पहले 1D फिर 2D और अब बात करते हैं 3D 4D. तो ये इसने क्या किया, जब से 3D वीडियोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों का जो देखने का तरीका था, उनका एक्सपीरियंस, विजुअलाइजेशन करना, फील करना, रिएक्ट करना, ऐसे 3D गेम्स बनाए. जैसे आप सामने एक इमेज देख रहे हैं, स्टीयरिंग रखा हुआ है, तीनों तरफ उन्होंने अपने मॉनिटर्स लगा दिए हैं और जब बंदा गेम खेल रहा है कोई पर्सन तो उसको फील आ रहा है. तो ये एक तरीके से इमर्सिव एक्सपीरियंस है 3D वीडियोग्राफी के थ्रू. तो ये भी आपके एमर्जिंग ट्रेंड्स का ही एक हिस्सा है. उसके बाद उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आए वर्चुअल रियलिटी का, वीआर सिस्टम. एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इज परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस. हमने एक डिवाइस अपनी आंखों के ऊपर पहन ली जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, और उसके बाद जितनी भी चीजें वो आपको बड़ी ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं. क्योंकि जब आप 3D एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो आप बैठे हुए होते हैं, आप एक चश्मा लगाते हैं, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी पे आ जाते हैं. VR is a three-dimensional computer-generated situation that simulates the real world. At present, it is achieved with the help of VR headset. अभी जो वर्चुअल रियलिटी है वो VR हेडसेट के थ्रू होती है. और अगर हम धीरे धीरे बात करें तो ये इतने एडवांस लेवल तक जा चुकी है कि मान लीजिए ये इतना सेंसरी हो गया है कि आपको साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर, मान लीजिए आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा वर्चुअल रियलिटी में दिखाया जा रहा है, कुछ पक रहा है तो उसकी स्मेल आपके पास में छोड़ी जा रही है, तो आपको फील आ रहा है कि रियल में ये सब कुछ हो रहा है. तो वर्चुअल रियलिटी ये भी एमर्जिंग ट्रेंड्स का एक बहुत बड़ा पॉपुलर हिस्सा है जो अभी तक बहुत टाइम तक फेमस रहा है, अभी भी फेमस है. उसके बाद आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई जिसके अंदर
आपने अभी गेम देखा बहुत बड़ा, जैसे आप ये पहले वाली इमेज देख रहे हैं, गेम बड़ा फेमस हुआ कुछ टाइम पहले। इसमें रियल वर्ल्ड में जब आप अपने कैमरे को ऑन करते हैं तो आपके आसपास की जो लोकेशंस होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने का काम ये ऑगमेंटेड रियलिटी एआर कहलाता है। द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो फिजिकली आपको कुछ चीजें हैं तो और आपने सीधा कैमरा ऑन किया और कोई ऐप आपको बता रही है कि भाई ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर ये है, सेकंड फ्लोर पर ये है, थर्ड फ्लोर पर ये है, या जैसे आप बीच में एक इमेज देख रहे हैं किसी मशीन का ये पर्टिकुलर पार्ट क्या काम कर रहा है। तो ये एआर का सारा वर्क है। ये वीआर क्या है? वर्चुअल रियलिटी है, जो सब कुछ बनाया गया है, ऑटोमेटेड है। यहां पे क्या है, पहले से जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम ये एआर सिस्टम कर रहा है। यूजर्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेसेस विद द रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशंस। आपके आसपास में कितने होटल्स हैं, कितने क्या चीजें हैं, आपको सिंपल ऐसे आपको अपना कैमरा घुमाना है और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो ये एआर की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स से तो आज की डेट में ये दो बड़ी कमाल की इमेजेस आप सामने देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मार्स मिशन का रोवर दिख रहा है और राइट हैंड साइड पर आपको ह्यूमनॉइड नजर आ रहा है जो कि आपकी सोफिया है। और ये इनसे एक बिल्कुल सामने ह्यूमन जो है वो सीधे सीधे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये रोबोटिक्स में क्या होता है, तो रोबोटिक्स को अगर हम डिफाइन करें, रोबोट इज बेसिकली अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आपके हिसाब से इसमें एआई का भी रोल है। एक्चुअल में रोबोट बेसिकली प्रोग्राम्ड मशीन्स होती हैं जो आपके काम को सॉल्व करती हैं। आ रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल, जो पहले से प्रोग्राम्ड है, विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और ये रोबोटिक्स कई बार ऐसे इंडस्ट्रियल जॉब्स होते हैं जहां पर किसी काम को बार बार करना पड़ता है, एक जैसे ही करना पड़ता है, उबाऊ वर्क होते हैं, तो वहां पर जो है हम इन रोबोटिक्स मशीन्स का यूज करते हैं। सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट ऑफ द रोबोट। तो इसमें सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। यही वो सेंसर्स हैं जो हमारे काम करते हैं, हीट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे रोबोटिक्स के सेंसर्स आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर में आप देखते हैं कि कहीं एकदम आग लग जाती है तो वो सेंस कर लेता है और फिर आपको अलार्म बजा देता है। पानी की टंकी भर जाती है तो वो भी सेंस कर लेता है, वाटर ड्रॉप सेंसर होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेंसर हैं। और अगर आप एटीएल लैब का यूज करते हैं, अगर आपके स्कूल में एटीएल लैब है तो आप जानते हैं कि कितने तरीके के सेंसर्स का यूज करके आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मॉडल्स बनाते हैं। तो ये सब कुछ रोबोटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि नासा का जो मार्स मिशन है एक्सप्लोरेशन, उसका जो रोवर है तो उसमें रोबोटिक्स का यूज हो रहा है। सोफिया एक ह्यूमनॉइड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करती है, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग का भी यूज करती है, फेशियल रिकॉग्निशन का भी काम करती है। सब कुछ सेंसर से डिपेंड है। ड्रोन भी एक रोबोटिक्स का ही पार्ट है। तो ड्रोन्स भी बहुत सारी फील्ड में यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है, डिफेंस में भी यूज हो रहा है, जर्नलिज्म में भी यूज हो रहा है, जियोग्राफिकल मैपिंग करने में भी यूज हो रहा है। तो बहुत सारे इसके भी यूज हैं, ड्रोन्स के भी। तो ये सब रोबोटिक्स के बेनिफिट्स भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थी ये सारी चीजें अभी तक। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, तो ये उसका सोर्स पॉइंट है जिसे कहते हैं बिग डेटा। नॉर्मली हम डेटा पढ़ते आए हैं, डेटाबेस पढ़ते आए हैं, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बिग डेटा, यानी इतना बड़ा डेटा हो गया जो डेटा को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हाँ, वास्तव में रियलिटी यही है। द बिग डेटा, इट मीन्स बिगर देन द नॉर्मल डेटा, जिसे एक टीबीएमएस एप्लीकेशन के थ्रू अब तक एक्सेस किया जाता था, लेकिन अब ये इतनी संख्या में बढ़ चुका है और इतना ये हेट्रोजीनियस हो गया है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर आपको अलग ही लेवल पे काम करना पड़ता है। और इस तरीके के डेटा को बिग डेटा कहते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको एक बहुत इमेज लिखी है और आपको ये जानकर के भी बड़ा मजा आएगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि हर 60 सेकंड में 1.8 मिलियन जो है स्नैप्स क्रिएटेड होते हैं। फेसबुक पर कितनी पोस्ट चली जाती हैं, 44.4 मिलियन मैसेजेस सेंड होते हैं व्हाट्सएप पर। ट्विटर पर कितने ट्वीट्स जा रहे हैं, आपका व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर पर कितना काम हो रहा है, लिंक्डइन पर कितना काम हो रहा है, कितनी एप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होती हैं विद इन अ 60 सेकेंड। तो इतना सारा डेटा और इतने सारे डेटा को मैनेज करना, टुडे देयर आर ओवर अ बिलियन इंटरनेट यूजर्स। तो करोड़ों अरबों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और इतना जो वो डेटा एक्सेस करते हैं, फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, आपकी आवाज़ है, ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम ये यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं। तो बिग डेटा
sometimes hold rich information and knowledge which is of high business value। और इसी से बिजनेस का भी कैलकुलेशन होता है, क्योंकि जब ये बिग डेटा इकट्ठा होता है तो लोगों को आइडिया लगाना। आजकल क्या होता है, टीवी पे आपने एड्स देखा होगा कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको दिखाने लगता है। कोई भी ऐप्स है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा दिखाने लग जाती है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कर रही है, कैलकुलेशन कर रही है, लेकिन वो एनालाइज कहाँ से कर रही है? वो एनालाइज कर रही है हमारे डेटा की हेल्प से। वो बिग डेटा, ये सारा का सारा जो डेटा है, इतने तरीके की जो फॉर्मेशन है डेटा की, दिस इज कॉल्ड बिग डेटा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिग डेटा की? एक तो वॉल्यूम, इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये डेटा है जो नॉर्मल डीबीएमएस से हैंडल नहीं होता। तो ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। वेलोसिटी, इतने तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मल डेटा जो इंक्रीज होता है भाई, वो 1000 बढ़ गए, 2000 बढ़ गए, तो ये सीधे सीधे एक्सपोनेंट में जाके बढ़ रहा है। ये गुना कई गुना ऐसे बढ़ रहा है डेटा। नॉर्मल डेटा की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से ना हो करके ये बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल में जो है वो कैलकुलेशन करके बढ़ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एकदम इंक्रीज होती है। वैरायटी बहुत सारी है, इमेज की फॉर्म हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म हो सकती है, वीडियो की फॉर्म हो सकती है, वो आपका कोई टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, मल्टीमीडिया मिक्स डेटा हो सकता है, चार्ट की फॉर्म हो सकती है, कितने तरीके का डेटा हो सकता है। तो बहुत ज्यादा वैरायटी है। वेरासिटी भी है। अब वो सारा डेटा सही है ये गारंटी नहीं है, वो सारा डेटा गलत है ये भी गारंटी नहीं है। तो उसमें ट्रूथनेस, कितनी सच्चाई है, ये भी एक डाउटफुल केस है। कैरेक्टरिस्टिक में दोनों चीजें आ जाती हैं, अच्छी भी और गलत भी। तो ये वेरासिटी है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिथ्स पॉइंट भी हो सकते हैं जो मिसलीड कर सकते हैं, जो एक प्रेडिक्शन गलत लगा सकते हैं, जो गलत दिशा में हमें डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट भी है। वैल्यू, तो वेरासिटी से जहां हम ट्रुथ की बात कर रहे हैं, तो वहीं यही बिग डेटा हमारा काम करता है, जो बड़े बड़े कंपनियों को बड़े बड़े चीजों में रिसर्च करके डिसीजन लेने में हेल्प करता है। पुराने कॉन्सेप्ट को, पुराने डेटास का आधार लेकर के आगे क्या डिसीजन लिया जा सकता है उस पर आकलन करने में हेल्प करता है। यही वो बिग डेटा है जो यूजर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए वो हेल्प करता है। तो बिजनेस वैल्यू भी बहुत है इस बिग डेटा की। डेटा एनालिटिक्स, Data analytics is the process of examining data sets in order to draw conclusions about the information they contain। तो यही पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो जितना डेटा है, बिग डेटा है, इसको एनालाइज करने का काम डेटा एनालिटिक्स का पार्ट होता है, जिसमें आप बहुत सारी लैंग्वेजेस का भी यूज करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है डे बाय डे। कमर्शियल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इट कैन बी यूजफुल फॉर द रिसर्चर्स। किस तरीके से कोई थ्योरीज बनी हुई है तो उसको कैसे आप डेटा के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। पांडा जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके थ्रू भी आपके इस बिग डेटा को मैनेज किया जाता है, डेटा फ्रेम्स वगैरह के थ्रू। तो ये आपका डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। तो अभी हमने इस वीडियो पार्ट में इतनी ही बात करते हैं। एमर्जिंग ट्रेंड्स के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपको इन सब चीज़ों में बहुत कुछ नया भी लगा होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा कि आप पहले से जानते होंगे। तो जिनके लिए जो पहले से जानते हैं तो वो हमें सजेशंस दे सकते हैं कि भाई आपको इन चीज़ों में और अपनी ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए। और जिन्होंने पहली बार ये सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है या हमने बताने की कोशिश की और आपको कैसा लगता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।